बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हरिशंकर तिवारी, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद HS तिवारी में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम यूपी टेट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का डिस्कशन करेंगे, जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं। यानी कि इसे मनोविज्ञान नहीं बल्कि हम कहेंगे बाल मनोविज्ञान, चूंकि यूपी टेट में मनोविज्ञान नहीं है, बाल मनोविज्ञान है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या फिर आपका KVS की वैकेंसी हो, सभी में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यूपी टेट की ही बात करें तो आप बच्चों जानते हो कि 30 नंबर का आपका 30 नंबर का बाल मनोविज्ञान आता है, जिसमें हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं बशर्ते पढ़ने की हमारी स्ट्रैटेजी सही हो। प्यारे बच्चों, किसी भी पथ पर चलने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि पथ कैसा है और उस पर हम कैसे चलें। उसी प्रकार किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले जरूरी है कि हम कार्य योजना का निर्माण करें, और वो कार्य योजना ही आपके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए सिलेबस होगा। इसलिए बाल मनोविज्ञान पढ़ने से पहले ये जरूरी है जानना कि यूपी टेट में बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो उन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, इसके बाद हम एक एक करके इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है बाल विकास, जिसे मैंने विकास लिखा है, और इसके अंतर्गत हमें इसका अर्थ, कारक और अवस्थाएं जानना है। आप जानते हो कि बाल विकास की 3 ही अवस्थाएं हमें डिटेल में पढ़नी, वैसे होती 4 है, गर्भा, शैशवा, बाल्या और किशोरा, लेकिन डिटेल में हमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पढ़ना है। इनका डिटेल जो है आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो आता है इसमें पार्ट वो आता है अधिगम, जिसमें हम अधिगम का अर्थ, कारक और इसको प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ सिद्धांत पढ़ेंगे। आप जानते हो कि अधिगम के अंतर्गत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जो हमारे यूपी टेट के सिलेबस में है उन सिद्धांतों पर हमें फोकस करना है, जिनके अंतर्गत थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे, पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर का सिद्धांत पढ़ेंगे, हल का, कोहलर का, पियाजे का, वात्स्की का, और उसके बाद अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत पढ़ेंगे। गैने को भी पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत। इसके बाद इसी अधिगम के वक्र को भी पढ़ना है, अधिगम के पठार को भी जानना है, अधिगम के स्थानांतरण को भी जानना है। ये इतना जो पोर्शन है ये सारा का सारा यूनिट 2 अर्थात अधिगम के अंतर्गत आता है। तीसरे पोर्शन में हम बढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के साथ समावेशी बालकों का भी अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक पढ़ना है, और विशिष्ट बालक में आपके शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और शैक्षिक आधार पर पढ़ना है। आपको पता है शारीरिक आधार पर आपके जो अपंग बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, उनका अध्ययन करना है। मानसिक आधार पर प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक का अध्ययन करना है। सामाजिक आधार पर समस्यात्मक आपराधिक बालक का अध्ययन करना है, और शैक्षिक आधार पर तीव्र और पिछड़े बालक का अध्ययन करना है। इसके बाद बच्चों अगला एक पॉइंट आता है आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर तो हमेशा इससे पूछा जाता है। अभिप्रेरणा के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे और इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, उसके बाद संवेग व सीखना भी पढ़ेंगे। और लास्ट जो आपका यूनिट आता है ये, इसमें आप देख रहे हैं, लास्ट यूनिट में आप देख रहे हैं कि इसमें सृजनात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर देके जाता है और बहुत ही इजी है। सृजनात्मकता पढ़ेंगे। सृजनात्मकता के बाद हम अधिगम अक्षमता का पढ़ेंगे, जैसे आप डिसलैक्सिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, अधिगम अक्षमता करेंगे। 1 नंबर हमेशा देता है आपको। इसके बाद अधिगम अक्षमता को दूर करने के लिए जो उपकरण यूज होते हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे ब्रेल लिपि है। इसके बाद परामर्श एवं निर्देशन पढ़ेंगे, 2018 में आपके सिलेबस में जोड़ा गया है परामर्श एवं निर्देशन। और नेक्स्ट शिक्षण पढ़ेंगे, शिक्षण का अर्थ जानेंगे, शिक्षण के प्रकार जानेंगे, शिक्षण के उपागम जानेंगे,
इसके बाद शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे, शिक्षण विधियों के बाद शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे, शिक्षण सूत्र के बाद पढ़ेंगे हम शिक्षण के नवीन उपागम, इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का भी अध्ययन करेंगे और लास्ट जो है आपका शिक्षण कौशल होगा। प्यारे बच्चों, कुल मिला के इतना ही सिलेबस आपके यूपी टेट में है, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम सिलेबस के अंतर्गत स्टडी करेंगे तभी हम एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ यूपी टेट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बच्चों, सुपर टेट में भी सेम सिलेबस है, बशर्ते इसमें कुछ अलग से ऐड किया गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सारा सिलेबस आपके सुपर टेट में है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना है कि यूपी टेट में आपको बुद्धि नहीं पढ़ना, ना बुद्धि है ना बुद्धि का कोई पार्ट है, उसके साथ साथ पर्सनालिटी का भी कोई भाग आपके सुपर टेट में यूपी टेट में नहीं है, इसलिए हमें बुद्धि एकदम छोड़ देना है। उसके साथ साथ हमें पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का भी कोई टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। प्यारे बच्चों, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा हमारे सिलेबस में जो आपके बाल मनोविज्ञान का पहला टॉपिक है वो है आपका बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। देखिए बच्चों, इस पर आगे जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि एक्चुअल में बाल मनोविज्ञान या बाल विकास है क्या। देखो, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने आधार पर इस पर जो है अध्ययन किया और अपने अपने सिद्धांत या नियमों का प्रतिपादन किया, लेकिन बाद में निष्कर्ष ये निकला कि बाल मनोविज्ञान में हम केवल और केवल बालक का अध्ययन करते हैं और उसमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। और बच्चों, आप जानते हो कि जो बालक होता है उसे हम 0 से 18 साल के अंतर्गत ही करते हैं, या यूं कहें कि जो बालक की अवस्थाएं होती हैं बाल मनोविज्ञान में वो आपकी 4 होती हैं। पहला आपका गर्भावस्था, दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है आपकी किशोरावस्था। यानी कि बालक की ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अब मैं इन्हीं अवस्थाओं से आपको बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को डिफाइन करता हूं। यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के विकास का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कहेंगे कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के विकास को क्या कहा जाता है, बाल विकास कहा जाता है। तीसरी तरीके से मैं डिफाइन करूं तो आप जानते हो गर्भावस्था को 0 वर्ष की अवस्था कहा जाता है और इसको किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। तो यूं कहें कि बालक के 0 वर्ष से 18 वर्ष के अंतर्गत होने वाले विकास को बाल विकास कहा जाता है, या 0 से 18 वर्ष के अंतर्गत बालक में होने वाले विकास को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहां से ये चीज तो क्लियर हुई कि बाल मनोविज्ञान है क्या। तो मैंने बताया कि बालक में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि इसको आप डिफाइन करोगे तो लिखोगे कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। बाल विकास कहलाता है। बस किसका, बालक का, नॉट प्रौढ़, बालक की बात कर रहे हैं ना। तो यहां पर मैं लिख दूं तो लिख सकता हूं बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान को
डिफाइन करने का काम जो है बर्क नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। या 18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। बर्क नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रथम बार या पहली बार, बर्क नामक मनोवैज्ञानिक ने पहली बार बाल मनोविज्ञान को डिफाइन किया, लेकिन ये इसको वैज्ञानिक ढंग से डिफाइन कर नहीं पाए। इन्होंने डिफाइन तो किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बाल मनोविज्ञान को डिफाइन करने का काम किसने किया था? बर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था, लेकिन ये जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको डिफाइन नहीं कर पाए। इसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक 19वीं शताब्दी में आते हैं, वो है आपके पेस्टोलॉजी। इन्होंने भी बाल मनोवैज्ञानिक को डिफाइन किया और इन्होंने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए अपने 3 वर्षीय पुत्र का सहारा लिया। 3.5 वर्ष का इनका पुत्र था, तो 3.5 वर्षीय पुत्र का सहारा लिया और उसमें होने वाले विकास को देख देख करके कैसे क्या उनके लड़के में परिवर्तन हो रहे हैं, उसी को उन्होंने अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी में डिफाइन किया। इनकी पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी में डिफाइन किया। किस पर इन्होंने अध्ययन किया? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर, और उसमें होने वाले परिवर्तनों को उन्होंने बेबी बायोग्राफी में डिफाइन किया। उसके साथ ही साथ पेस्टोलॉजी जो थे, इन्होंने ही बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया था। यानी कि सर्वप्रथम अध्ययन करने की बात करें तो बर्क महोदय ने किया था, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। तो बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन ना, तो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, यानी कि बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किसने किया था? वो थे आपके पेस्टोलॉजी थे। पेस्टोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी थे। यानी कि सर्वप्रथम बर्क ने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया, परंतु वैज्ञानिक ढंग से इसका जो अध्ययन किया वो थे पेस्टोलॉजी, और उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर इसका अध्ययन किया। इसके बाद यहीं से इसका काम नहीं खत्म हो जाता, एक और आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो है आपके स्टैनले हॉल। बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? स्टैनले हॉल ने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक प्रश्नावली तैयार की। स्टैनले हॉल ने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया। हालांकि ये बात आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण जो है वो वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था, परंतु अवस्था के आधार पर इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण तो किया, लेकिन कैसे किया? बालक की अवस्था के क्रम के आधार पर, यानी कि पहले शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण वुडवर्थ ने किया था, परंतु अवस्था के आधार पर प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वो किए थे आपके स्टैनले हॉल ने। इसीलिए स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि प्रश्नावली का सर्वप्रथम जो निर्माण किया था वो वुडवर्थ ने किया था, परंतु अवस्था के आधार पर इसका निर्माण
निर्माण स्टैनले हॉल ने किया था। स्टैनले हॉल ने किया था, इसीलिए स्टैनले हॉल को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका मनोविज्ञान पढ़ा जाता है ना, वो आपकी अवस्थाओं के आधार पर ही पढ़ा जाता है, और इसका सर्वप्रथम निर्माण अपनी प्रश्नावली में स्टैनले हॉल ने किया था, इसीलिए स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें विकास के अंतर्गत बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है, परंतु बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अभिवृद्धि और विकास क्या है, क्योंकि आप विकास पढ़ोगे तो बाल विकास में जो है विकास और अभिवृद्धि दोनों आएंगे अवस्थाओं में, इसलिए उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। बड़े ही छोटे शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, और ये समझ लीजिए कि अभिवृद्धि और विकास से 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म होता है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला जो पोर्शन बनता है वो है आपका अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को हम अपनी भाषा में वृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि का मतलब आप जानते हो क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है बच्चों? बढ़ना होता है। अभिवृद्धि को हम अपनी भाषा में वृद्धि कहते हैं, और वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। आप जानते हो कि जब बढ़ना है तो आपके शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। कोशिकाओं में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। कोशिकाओं में बढ़ोतरी होगी, मतलब कोशिकाएं जो हैं आपकी धीरे धीरे डे बाय डे क्या होंगी? लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में क्या होंगी? बढ़ेगी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अभिवृद्धि होता है, इसमें केवल और केवल शरीर की लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है। तो यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो ये सिर्फ शारीरिक पक्ष को दिखाता है। किसको दिखाता है? शारीरिक। आप जानते हो कि जो बालक का विकास होता है वो शारीरिक पक्ष में भी होता है, मानसिक पक्ष में भी होता है, संवेगात्मक पक्ष में भी होता है, और नैतिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष में होती है, मतलब एक पक्षी होती है। कैसी होती है? एक पक्षी होती है। एक पक्षीय होती है, मतलब केवल और केवल एक पक्ष में होती है। अगला जो पॉइंट इसी में आते हैं, आप जानते हो कि आपके जो शरीर का विकास होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई होती है, एक निश्चित समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। तो अभिवृद्धि जो होती है, दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारे शरीर की जो अभिवृद्धि होती है निश्चित समय तक होती है। तो यहां पर अगला पॉइंट आएगा, निश्चित समय तक होती है। अभिवृद्धि कब तक होती है? जीवन भर नहीं होती, बल्कि एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाती है। तो अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है, जीवन भर नहीं होती। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट आता है, जैसे हमारे शरीर में आप देखते हो दांत निकलते हैं ना, दांत निकलते हैं तो संख्या में पहले 2 निकलते हैं, 4 निकलते हैं, 5 निकलते हैं, 6 निकलते हैं। आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब है जो अभिवृद्धि होती है वो कैसी होती है? संख्यात्मक होती है। कैसी होती है? संख्यात्मक होती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक होती है। अगला पॉइंट अगर हम देखें अभिवृद्धि और विकास में, तो आप जानते हो ये तो कंफर्म हो गया कि इस पे क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में आपकी क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला जो पॉइंट होता है भाई, एक सीमित समय तक होती है, इसीलिए हमारी जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? संकीर्ण होती है। संकीर्ण होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जीवन भर वृद्धि नहीं होती। आपके शरीर की लंबाई की जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय बाद क्या होती है? रुक जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आपका वृद्धि होती है ये एक सीमित समय तक होती है। अगला जो पॉइंट बनता है,
मात्रात्मक होती है अर्थात इसे मापा और तौला जा सकता है। अभिवृद्धि को मापा और तौला जा सकता है। आप जानते हो कि जो शरीर का आकार होता है ना, ये कैसा होता है, आपके विकास का वाह रूप होता है। तो यानी कि ये शरीर के वाह रूप को शो करता है, वाह रूप को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम थोड़ा सा विकास के बारे में भी जान लें, फिर दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूं कैसा क्या होता है। पहला अंतर तो यही है कि मैंने इसमें बताया कि वृद्धि जो होती है इसका मतलब बढ़ना होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी। यानी कि विकास का मतलब होता है कि कार्य क्षमता का क्या हो जाना, बढ़ जाना, या यूं कहें दूसरे शब्दों में जो हमारा विकास होता है ये कार्य क्षमता को दर्शाता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। जैसे मैंने यहां पर कहा कि आपके दांत निकलते हैं, धीरे धीरे दांतों की संख्या बढ़ती है तो उसे आप संख्यात्मक कहते हो, वृद्धि के अंतर्गत रखोगे। लेकिन जब आपके दांत क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो उसमें एक गुण आ जाता है, यानी कि उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी चीज मैंने बताया कि जो आपका वृद्धि होता है एक निश्चित समय तक होता है, लेकिन जो विकास होता है ये जन्म से लेकर, विकास जो होता है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका क्या चलता है, विकास चलता रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैंने अभिवृद्धि में आपको बताया कि ये केवल शारीरिक पक्ष को दिखाता है, जबकि जो विकास होता है शारीरिक पक्ष को तो दिखाता ही है, उसके साथ साथ ये संवेगात्मक के साथ साथ मानसिक, मानसिक के साथ साथ आपका नैतिक, नैतिक के साथ साथ सामाजिक, सामाजिक पक्ष को भी प्रकट करने का काम करता है। कौन, विकास। मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को तो दिखाएगा ही, उसके साथ साथ ये क्या करता है, सामाजिक पक्ष को, नैतिक पक्ष को, संवेगात्मक पक्ष को और उसके साथ साथ मानसिक पक्ष को भी दिखाने का काम करता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें हम तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा विकास होता है वो कैसा होता है, व्यापक होता है। कैसा होता है, व्यापक होता है। जबकि इसको मैंने बताया था कि जो हमारी अभिवृद्धि होती है वो कैसी होती है, संकीर्ण होती है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है, मैंने बताया, देखो इसमें मैंने जैसे बताया कि दांतों का मजबूत होना, सोचने की क्षमता का बढ़ना ना, समाज में कैसे हम निर्णय ले, ये सब चीजों का डिफाइन होना, नैतिकता का विकास होना, तो मतलब इसमें गुण आ रहे हैं। उसमें क्या आ रहा था, संख्या आ रहा, लेकिन गुण के साथ साथ इसमें संख्या भी समाहित है। क्यों, क्योंकि शारीरिक पक्ष इसमें पूरी तरह से समाहित है। यहां पर मैं लिख देता हूं, शारीरिक पक्ष का भी विकास होता है। तो यानी कि ये संख्यात्मक प्लस गुणात्मक, संख्यात्मक प्लस गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगला जो पॉइंट बनता है, ये तो आप समझ गए कि ये कार्य क्षमता में वृद्धि को कराता है। विकास आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आप जान लीजिए। ऊपर जैसा कि मैंने बताया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि आपके विकास में ही, विकास में अभिवृद्धि, अभिवृद्धि समाहित है, समाहित है। आपको ध्यान रखना है कि विकास में अभिवृद्धि समाहित है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास समाहित नहीं है। हमने इसमें पढ़ा कि आपके शरीर की जब लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी तो इसका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, जबकि इसका मापन नहीं किया जाता, मापन नहीं किया जाता, क्योंकि गुणों का मापन नहीं किया जा सकता। अगला मैंने इसमें बताया
कि जो हमारा अभिवृद्धि होता है या वृद्धि होता है ये आपके शरीर के वाह रूप को प्रकट करता है। जबकि आप जानते हो कि विकास में अभिवृद्धि समाहित है, तो ये वाह रूप, वाह प्लस आंतरिक दोनों रूपों को प्रकट करता है। यानी कि आपके शरीर के वाह प्लस आंतरिक दोनों रूपों को प्रकट करने का काम कौन करता है? विकास करता है। मैं एक बार आपको बताता हूं, अभिवृद्धि का मतलब वृद्धि होता है, वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है। आप जानते हो कि आपका केवल और केवल शारीरिक पक्ष बढ़ता है, उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। शरीर का कोई भी भाग हो, स्टार्टिंग में वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसको मैंने कहा कोशिकाओं में वृद्धि, क्योंकि जब तक आपकी कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होगी तब तक आपका शरीर नहीं बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट मैंने कहा शारीरिक पक्ष को केवल दिखाता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई के केवल। आप जानते हो कि आपका विकास केवल शारीरिक पक्ष में नहीं होता, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, उसके बाद सामाजिक, हर प्रकार का विकास होता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो केवल और केवल किसमें होती है? शारीरिक पक्ष में। इसीलिए इसको क्या कहा गया? एक पक्षीय, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एकांकी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकांकी विकास को दिखाता है। जबकि आपका जो विकास होता है ये संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और शारीरिक हर प्रकार का होता है। और आप जानते हो कि केवल और केवल माप और तौल आप शारीरिक पक्ष को सकते हो, इन चार पक्षों को आप कभी भी माप तौल नहीं सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि विकास कैसा होता है? व्यापक होता है। जबकि आपकी अभिवृद्धि कैसी होती है? संकीर्ण होती है। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट पॉइंट इसमें चलते हैं हमने कहा निश्चित समय तक होती है। यानी कि आप जानते हो आपके शरीर की जो लंबाई चौड़ाई होती है ना, एक निश्चित समय के बाद क्या होता है? बंद हो जाती है। तो जैसे जनरली कहा जाता है कि बच्चों की जो हाइट होती है वो 22 वर्ष के बाद जो है ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। मतलब एक निश्चित समय के बाद लंबाई चौड़ाई का बढ़ना रुक जाता है, इसलिए हमने कहा निश्चित समय तक होती है। जबकि विकास जो होता है, आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीख करके विकास करते रहते हो, इसीलिए इसको हमने कहा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट मैंने बताया कि यह संख्यात्मक एवं मात्रात्मक होती है। चूंकि इसकी मात्रा को तौल सकते हो, गिन सकते हो, दांतों की संख्या को गिन सकते हो, वजन को तौल सकते हो, इसीलिए मैंने कहा संख्यात्मक मात्रात्मक होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लंबाई चौड़ाई को दिखाता है। जबकि आप जानते हो कि जो हमारा विकास होता है कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ शरीर के अन्य पक्षों को भी दिखाता है, संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक विकास, ये सारे विकास हम आगे अवस्थाओं में पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो हमारा विकास होता है ये संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। चूंकि संवेग, मानसिक, नैतिक और सामाजिक पक्ष में गुण होते हैं, वह हम माप तौल नहीं कर सकते। अगला मैंने कहा ये सिर्फ वाह रूप को दिखाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो आपका जो शारीरिक पक्ष होता है जिसका आप माप तौल करते हो, ये दूरी से समझ में आ जाता है, इसलिए वाह रूप कहा। जबकि विकास जो होता है ना, इसमें शारीरिक पक्ष तो वाह होता है, लेकिन अन्य जो संवेगात्मक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक होते हैं इनका आप माप तौल नहीं कर सकते, आंतरिक होते हैं, इसीलिए इसे आंतरिक रूप कहा गया, आंतरिक पक्ष कहा गया। आपको यह ध्यान रखना है कि विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है, और हमेशा ध्यान रखना है कि यह आपकी कार्य क्षमता को दिखाता है, इसीलिए मैंने इसे क्या कहा? गुणात्मक भी कहा। इतना चीज आपको वृद्धि और विकास में ध्यान रखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों, वृद्धि और विकास में एक छोटा सा अंतर और आता है, वो देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपके जीवन का आरंभिक समय है, जीवन का आरंभिक समय, आरंभिक समय है, और ये मान लीजिए आपके जीवन का अंतिम समय है, अंतिम समय है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हो कि जो जीवन का आरंभिक समय होता है ना, उसमें आपका विकास कम होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन के आरंभिक समय में आपकी अभिवृद्धि ज्यादा होती है, जबकि विकास क्या होता है? कम होता है। इसी को हम जीवन के अंतिम समय में जाएंगे तो आप जानते हो अब वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है।
तो यहां पर क्या होता है, जो हमारा विकास था वो तो बढ़ जाएगा, विकास तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी जो अभिवृद्धि थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमारे जीवन के आरंभिक काल में जो हमारी अभिवृद्धि होती है वो तेज होती है, विकास कम होता है, और जीवन के अंतिम समय में जो हमारी अभिवृद्धि होती है वो जो है कम होती है, रुक जाती है, जबकि विकास जो है बहुत ज्यादा होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना। बच्चों, अभिवृद्धि और विकास जानने के बाद हम अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत बनने वाले सिद्धांतों को जानेंगे, क्योंकि इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत हैं जो 1 नंबर हमेशा हमें देकर जाते हैं। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है अभिवृद्धि और विकास का, वो कहता है सततता का नियम या निरंतरता का सिद्धांत। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का जो विकास होता है, वृद्धि होती है, वो लगातार होती रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज शाम को जब आप सोए तो आपका वेट 5 किलो था और सुबह जगे तो 10 किलो हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि आपकी लंबाई आज 4 फुट 3 इंच थी, कल सुबह जगे तो 6 फुट हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। ये रूल कहता है कि हमारे शरीर का जो विकास होता है वो लगातार धीरे धीरे होता रहता है। तो कहने का मतलब वृद्धि एवं विकास लगातार होता है ना कि अचानक। समझ गए बच्चों? यानी कि हमारे शरीर का जो विकास होता है, वृद्धि होती है, वो कॉन्टिन्यूअस होती है, धीरे धीरे लगातार होती है, कभी भी अचानक नहीं होती। अगला जो सिद्धांत आता है दूसरे नंबर पर, वो आता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है और इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत पर्टिकुलर को बताता है, व्यक्तिगत को बताता है, और ये सिद्धांत कहता है कि हर बच्चे में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हर बच्चे में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। उन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, हर बच्चे में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बच्चे का विकास होता है। कभी भी 2 बच्चों का विकास एक समान नहीं होता, क्योंकि उनमें अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे विकास की बात करें तो कुछ बच्चों का इंटरेस्ट बायोलॉजी पढ़ने में होता है, कुछ का मैथ पढ़ने में होता है, और कुछ का आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में होता है। तो सोचिए, जब हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट है, हर बच्चे की अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो सभी बच्चों का एक समान कभी भी विकास नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक बालक में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसीलिए बालकों का विकास कभी भी एक समान नहीं होता, क्योंकि विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है।
आधारित होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि बालकों का जो विकास होता है वो हमेशा और हमेशा ध्यान रखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ही आधारित होता है और व्यक्तिगत विभिन्नताएं कभी भी दो बालकों में एक समान नहीं हो सकती। तीसरा जो सिद्धांत है परिमार्जितता का सिद्धांत इसमें क्या होता है कि वृद्धि और विकास में कुछ चीजें बाहर से भी अर्जित की जाती है। परिमार्जित का मतलब क्या होता है? अर्जित करना, अर्जित की जाती है। तो उससे भी हमारे शरीर के विकास में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई भी बच्चा अगर स्टार्टिंग से शूज अर्थात जूते पहनता है तो उसके जो पैर होते हैं बहुत ही स्मूथ और पतले होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, यानी कि शूज आपने पहन रखे हैं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में शूज नहीं पहनता या लास्ट तक नहीं पहनता तो उसके पैर कुछ ऐसे हो जाएंगे, यानी कि आप शूज नहीं पहने। अर्थात वृद्धि और विकास जो होता है यह बाहर से भी कुछ ना कुछ अर्जित करने का काम करता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। चौथा नियम है समन्वय का सिद्धांत। चौथा नियम है, बच्चों दिख रहा है यहां से, समन्वय का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जानिए क्या होता है। देखिए, जब तक हमारे शरीर के सभी पक्ष आपस में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तब तक हमारे शरीर का कभी भी पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसीलिए समन्वय का सिद्धांत कहता है कि चाहे आपके शरीर का शारीरिक पक्ष हो, चाहे आपके शरीर का मानसिक पक्ष हो या फिर अन्य पक्ष हो, जब तक इनमें आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तब तक आपके शरीर का विकास नहीं हो सकता। यानी कि विकास तो कुछ ना कुछ हो जाएगा लेकिन आपके शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। ये चीज आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर का जो विकास हो उसमें आपके शारीरिक पक्ष मानसिक पक्ष में आपस में सामंजस्य स्थापित होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो विकास नहीं होता। मान लीजिए आपके शारीरिक और मानसिक पक्ष में सामंजस्य स्थापित नहीं होता तो आपका शरीर तो बहुत विशालकाय हो जाएगा, शारीरिक पक्ष का अगर विकास हो जाता है, लेकिन आप मानसिक रूप से एकदम दुर्बल होंगे, यानी कि आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो शरीर होगा वो पशु के समान होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास के लिए शारीरिक और मानसिक पक्ष में सामंजस्य बहुत जरूरी होता है। अगला जो सिद्धांत है वृद्धि और विकास का वो है कि हमारा जो विकास होता है वो हमेशा ध्यान रखना कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जब हम शिक्षण विधियां बताएंगे तो वहां पर बताएंगे सामान्य विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा अगला पॉइंट इसी में बनता है कि हमारे शरीर की जो अभिवृद्धि और विकास का अगला सिद्धांत है वो कहता है मस्त बोध मरड़ी नियम। मस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बोध मड़वी नियम। अब इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका मीन्स क्या होता है। तो इसका मीन्स होता है कि हमारे शरीर का जो विकास होता है वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा सिर से पैरों की ओर होता है। मस्त बोध नियम, मस्त का मतलब मस्तिष्क होता है ना,
तो वर्णी का मतलब पैर होता है, तो हमारे शरीर का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, पैर की ओर होता है। अगला पॉइंट जो इसी में बनता है वो है कि अगला पॉइंट कहता है कि हमारे शरीर का जो विकास होता है वो केंद्र से सिर की ओर होता है। शरीर का जो केंद्र बिंदु होता है केंद्र से सिर की ओर होता है, सिर की ओर होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, हमारे शरीर का जो विकास होता है वो निकट से दूर की ओर होता है। कहां से होता है? निकट से दूर की ओर होता है, या कहें केंद्र से सिर की ओर होता है। मतलब ऐसे इसको हम डिटेल कर सकते हैं। ये केंद्र है, विकास जो होता है वो केंद्र से सिर की ओर होता है, और दूसरा जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है? निकट से दूर की ओर होता है। केंद्र से सिर की ओर होता है और निकट से दूर की ओर होता है। ये चीज आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है। लास्ट जो आपका सिद्धांत है वो कहता है वातावरण एवं वंशानुक्रम वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, ये काफी बड़ा है इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। देखिए बच्चों, वंशानुक्रम का मतलब होता है वो गुण जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं, और वातावरण का मतलब होता है कि जन्म लेने के बाद जो वातावरण से हम ग्रहण करते हैं। यानी कि अगर आपको अच्छा वातावरण मिला है तो आप अच्छे गुणों को ग्रहण करोगे, और अगर आपको अच्छा वातावरण नहीं मिला है तो आप सामाजिक बुराइयों में भी घिर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आपके माता पिता से अगर अच्छे गुण मिले हैं तो उनको विकसित करने के लिए एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आप अपने गांव से दिल्ली क्यों भगते हो, इलाहाबाद क्यों भगते हो पढ़ाई के लिए? क्योंकि आपके गांव में पढ़ाई वाला वातावरण है ही नहीं। तो जब वातावरण ही नहीं है आपके गांव में पढ़ाई वाला, तो आपके अंदर जो आनुवांशिक गुण है वो कैसे विकसित होंगे? पढ़ाई वाले, है ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको आनुवांशिक लक्षण, वंशानुक्रम के जो लक्षण होते हैं माता पिता से जो मिलते हैं, चाहे जितने अच्छे मिल जाएं, लेकिन अगर आपका वातावरण अच्छा नहीं है तो इन लक्षणों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लक्षण फिर उभर कर बाहर आ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, मैं आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा वातावरण वंशानुक्रम को जब हम इसके कारक पढ़ेंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि वातावरण का आनुवांशिक लक्षणों के साथ अंतःक्रिया बहुत जरूरी होता है, सामंजस्य बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे का कभी भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों, हम कल की क्लास में अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे कारक हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केवल हमें दो ही कारक मेन रूप से पढ़ने हैं। एक तो आपका वंशानुक्रम, और दूसरा हम जो कारक पढ़ेंगे वो वातावरण। ये दो कारक हैं और इनसे हमेशा और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वातावरण के जो 3 से 4 सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लास्ट क्लास में पूछा गया था कि जीव सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये किसका सिद्धांत है? आनुवांशिकता का, वातावरण का सिद्धांत है। तो वहां पर हम आगे कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही रखते हैं।